आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर भौतिक जगत को लिखने वाले हैं। चर्चा हो चुकी है, क्या पढ़ना है, कोर्स में क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा पिछले 3 वीडियो में हम मौखिक रूप से कर चुके हैं। आज उन्हीं सब बातों को एकत्रित रूप में, व्यवस्थित रूप में लिखने का समय आ गया है। आज हम लोग भौतिक जगत को कॉपी में नोट्स सरीखे लिखेंगे। चलिए, जो हमारे 3 वीडियो देखे हैं उन्हें हर अक्षर, हर शब्द भली भांति याद होगा, उनकी परिभाषाएं याद होगी। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको सभी चीजें जो भी आपने देख रखी हैं, सुन रखी हैं, वो आपको स्मरण में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। भौतिक जगत भौतिक विज्ञान का कक्षा 11 में उपस्थित पहला चैप्टर है। भौतिक जगत भौतिक विज्ञान का कक्षा 11 में उपस्थित पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम लोग भौतिक विज्ञान के ही बारे में जान लें कि यह भौतिक विज्ञान है क्या। चर्चा हो चुकी है, ध्यान से समझेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में हो रही घटनाओं, उनके कारणों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में प्रकृति में कौन सी घटना घटित हो रही है, फल नीचे ही क्यों गिर रहा है, उपग्रह ऊपर की ओर कैसे जा सकता है, रॉकेट ऊपर की ओर कैसे जा सकता है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज कैसे उड़ता है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का अवलोकन करना, देखना, उसके कारण का पता लगाना और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति में क्या पड़ रहा है, समाज पे क्या पड़ रहा है, ब्रह्मांड पर क्या पड़ रहा है, इन प्रभावों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में हो रही घटनाओं, उनके कारणों तथा प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। आगे क्या लिखा है? वास्तव में प्रकृति का विज्ञान ही भौतिक विज्ञान है। क्योंकि भौतिक विज्ञान में प्रकृति ही मुख्य तत्व है। सारी बात प्रकृति में ही चल रही घटनाओं के बारे में होती है, इसलिए प्रकृति का अध्ययन कर लीजिए तो मान लीजिए भौतिक विज्ञान का अध्ययन हो गया। तो इसीलिए लिखा है कि वास्तव में प्रकृति का विज्ञान ही भौतिक विज्ञान कहलाता है या है। और लिखा है नोट में, न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। कल भी चर्चा किया था, आज थोड़ी सी बात बता देता हूं कि न्यूटन की खोजें इतनी व्यापक थी, उनके क्षेत्र इतने व्यापक थे कि उन्हें भौतिक विज्ञान का जनक, पिता माना जाता है। आगे भौतिक विज्ञान की चर्चा होने के बाद अब हम लोग सीखेंगे भौतिक जगत के बारे में। भौतिक जगत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमारे चारों तरफ व्याप्त है, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, मतलब दिखाई देता है, अथवा जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, हवा का अनुभव करते हैं, प्रकाश है अथवा नहीं है, अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश है, तो वस्तुएं दिख रही हैं तो इसका मतलब प्रकाश तो है ही, है ना, और वस्तुएं नहीं दिख रही हैं तो प्रकाश नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपको दिखाई न देता हो, आपकी इंद्रियां अनुभव से रहित हो गई हों, तो कहाँ उसके आगे बात जोड़नी पड़ी कि अथवा किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। तो क्या लिखा? संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, अथवा जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, अथवा किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है, उन सब की समष्टि
उन सब का संयोग ही भौतिक जगत कहलाता है। तो जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, अनुभूत हो रहा है, किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है, उन सब की समष्टि ही भौतिक जगत कहलाती है। और भौतिक विज्ञान में भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तन, उनके कारण प्रभाव ही अध्ययन का केंद्र होते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना क्या रहता है? भौतिक जगत। भौतिक जगत में जो घटना घटित हो रही है, उसके कारण क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हैं, इसी का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक जगत के तत्व क्या हैं? भौतिक जगत का निर्माण मुख्य रूप से दो तत्वों से हुआ माना जाता है। कौन कौन से? एक द्रव्य जिसको मैटर कहते हैं, दूसरा ऊर्जा जिसको कहते हैं एनर्जी। तो द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है? तो द्रव्य की परिभाषा देखिए, भौतिक जगत में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। ये तो आप जानते ही हैं, कक्षा 9 के रसायन में पढ़ाया जाता है, जो स्थान घेरे द्रव्य है, जो स्थान न घेरे ऊर्जा है। लेकिन और भी बातें जोड़ रहा हूं। जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिन्हें किसी स्थान में भरा जा सकता है, द्रव्य कहलाती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉन कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? कण। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब बहुत तेजी से, जब इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से, कितनी तेजी से? लगभग प्रकाश के वेग के बराबर। इलेक्ट्रॉन कण है, उसमें द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना? तो द्रव्यमान है, इसलिए द्रव्य तो है। लेकिन जब उसको बहुत तेजी से, लगभग प्रकाश के वेग c के बराबर, c मतलब प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से जब गतिमान होता है, तो वह द्रव्य नहीं रह जाता है। तब उसको कहते हैं कि यह ऊर्जा युक्त हो गया, ऊर्जा ही हो गया। तो ध्यान से परिभाषा देखें। तो भौतिक जगत में उपस्थित हुए सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिन्हें किसी स्थान में भरा जा सकता है। जैसे पानी बाल्टी में भरा जा सकता है, गेहूं बालू बोरी में भरी जाती है, गैस सिलेंडर में भरी जाती है, वायु टायर ट्यूब में भरी जाती है ना? तो जिन्हें किसी स्थान में भरा जा सकता है, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य। तो द्रव्य की परिभाषा क्या? भौतिक जगत में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिन्हें किसी स्थान में भरा जा सकता है, द्रव्य कहलाती हैं। जैसे वायु, जल, पत्थर, पेड़, कांच, बहुत सारे उदाहरण हैं आदि। ऊर्जा क्या है? एनर्जी क्या है? तो भौतिक जगत में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो स्थान नहीं घेरती, जिनमें द्रव्यमान नहीं होता, जिन्हें किसी स्थान में भरा नहीं जा सकता, जो केवल अनुभूत होती हैं, ऊर्जा कहलाती हैं। जैसे प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, चुंबकीय ऊर्जा आदि। जैसे मैं विद्युत का उदाहरण लूं, विद्युत का। जैसे आपके यहाँ लाइट है अथवा नहीं, एक तार हो, उसमें आप टेस्टर लगाएं, सही टेस्टर, तो सही टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर में एक लाइट रहती है। अगर वह लाइट जल गई तो आप कहेंगे कि यहाँ विद्युत धारा है, और लाइट नहीं जली तो आप कहेंगे कि इसमें करंट नहीं है, विद्युत धारा नहीं है। अच्छा यह बताइए, जैसे विद्युत धारा नहीं है, कोई तार ऐसा है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, आपने बाहर से मेन स्विच ऊपर उठा दिया, घर का कनेक्शन कट गया है, तार में कोई बिजली नहीं, कोई विद्युत नहीं, वह केवल तार है। एक तरीके से निर्जीव शरीर मान लीजिए, मृत शरीर। उसको छूने से आपको कोई झटका नहीं लग रहा, वो जैसा है उसको ध्यान से देख लीजिए, उसका कलर क्या है, उसकी मोटाई क्या है। अचानक से आपने उसका स्विच नीचे कर दिया, धारा का प्रवाह होने लगा, क्या बताइए जो तार का रंग था क्या वह रंग बदल रहा है?
क्या वह फूल रहा है, मोटा हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्टर बता रहा है कि कुछ हो चुका है। लाइट जलाने पे जल रही, वो बता रही कुछ हो चुका है। तो विद्युत आई, लेकिन उसने स्थान नहीं घेरा। स्थान घेरती तो तार थोड़ा बहुत मोटा हो जाता, लेकिन तार मोटा नहीं होता। हमारा अनुभव ऐसा कहता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा है, वह स्थान नहीं घेरती, अनुभूत हो रही है टेस्टर के माध्यम से, बल्ब के माध्यम से उसकी हम अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन वह हमको दिखाई नहीं देती, केवल अनुभूत होती है, इसलिए वह ऊर्जा है। ठीक है ना? ये बातें मैंने पहले से बोर्ड में लिख रखी हैं, क्योंकि इन पे चर्चा हो चुकी है। जो भी करेक्शन था मैंने कर दिया है। आप ध्यानपूर्वक देख लें। जब भी आप यह वीडियो देखें तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, रोकें, और जितना भी लिखा है नोट्स में ऐसा नाम है ना, कॉपी का नाम भौतिक विज्ञान, और उस कॉपी में पहला टॉपिक है हमारा भौतिक जगत, ऐसा करके आप अभ्यास को अब लिखना शुरू कर दें। आप अपनी नोट्स को कंप्लीट करना शुरू कर दें। ठीक है? हटा दें इसको। चलिए, ठीक है ना? पूरा देख लिए। कुछ मैं यहाँ हटा दूं तो आपको लिखते समय दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? चलिए, ये लिखा है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हटा रहा हूं क्योंकि बात आगे करनी है। चलिए, कहां तक बात हो गई? द्रव्य और ऊर्जा तक। चलिए, द्रव्य की परिभाषा हो गई, ऊर्जा की परिभाषा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है? समीकरण मालूम है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखते जाइए। कल चर्चा हुई थी, इसलिए जो मैं लिखूंगा आप समझते जाइएगा, लिखना नहीं अभी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक, किसने इसके बारे में बताया था? क्या नाम था उन वैज्ञानिक का? कल चर्चा हुई थी, अगर आप देखे होंगे, सुने होंगे तो नाम याद होगा। उन महान वैज्ञानिक का नाम था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि, क्या बताया? द्रव्यमान तथा ऊर्जा, द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात क्या? अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो वहां लिखे थे दो तत्व हैं, वास्तव में वो दो अलग अलग नहीं हैं, एक ही स्वरूप के, एक ही तत्व को धारण करने वाले दो स्वरूप हैं। जैसे आत्मा परमात्मा, मैं जो शरीर धारण किया वह आत्मा है, और जो संचालन कर रही इस पृथ्वी का अदृश्य होके वो परमात्मा है। जब शरीर छूटता है तो दोनों का एकीकरण हो जाता है, दोनों में अलगाव नहीं है। कुछ समय के लिए दिखता है लेकिन वास्तव में वह है नहीं, है ना? तो उसी प्रकार से द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग दिखते हैं किसी समय में, लेकिन वह दोनों एक समय एकीकृत रहते हैं। कहा तो यह जाता है कि जब ऊर्जा सघन रूप धारण करती है, ऊर्जा की सघनता होती है, तो वह द्रव्यमान का रूप धारण कर लेती है। जैसे ईंटों का संग्रह करते जाएं, कई ईंटें क्रमागत रूप से लगाते जाएं, तो एक समय जो स्वरूप बनेगा वह दीवार रहेगी, है कि नहीं? तो जब ऊर्जा के कई स्तर इसी प्रकार से इकट्ठे होते हैं तो जो स्वरूप दिखता है वह द्रव्यमान कहलाता है।
और जब द्रव्यमान इन स्वरूपों को पुनः अलग अलग कर देता है फिर मिल जाता है ऊर्जा। तो ऊर्जा का सघन रूप द्रव्यमान है, ठीक है ना। मैं यहाँ नोट में लिख दूं, अभी आप लिख लीजिएगा जो चर्चा किया मैंने कि ऊर्जा का सघन रूप ही द्रव्य है या द्रव्यमान कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो आइंस्टीन ने क्या बताया, द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य को मतलब जो कहा है उसको एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया, एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। यह समीकरण जो है निम्नवत है। क्या होता है मालूम आप लोगों को, E बराबर mc स्क्वायर, जहां E क्या है, m क्या है और c क्या है जानते हैं। E एनर्जी है जिसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। m क्या है, मास, जिसको हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। और c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। मान कितना होता है, जो लोग जानते हैं 10 में भी आता ही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और उसका मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है। यही कहलाता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इस समीकरण को कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। E से एनर्जी ऊर्जा, m से मास द्रव्यमान, c है निर्वात में प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा होती है ना, और उसका मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उसके बाद आपको यह नोट करना है और यह नोट के रूप में ध्यान रखना है कि जब ऊर्जा अपनी सघनता को प्राप्त होती है, ऊर्जा के कई स्तर लिपटते हैं, तब द्रव्यमान बनता है। जैसे आम के रस को लगातार एक कागज में अथवा किसी भी जगह प्लास्टिक में अथवा कपड़े के ऊपर रखते जाएं तो धीरे धीरे वह अमावट का स्वरूप धारण कर लेती है। तो ऊर्जा के जब ऐसे ही स्तर मिलते जाते हैं तो वह जो भी स्वरूप धारण करता है उसी का नाम है द्रव्यमान। और यह जब बिखरेगा तो पुनः क्या बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। बात आगे बढ़े, हेडिंग लिखिएगा भौतिकी के क्षेत्र। भौतिक विज्ञान की पहुंच कहां कहां है यह आपको पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान के मुख्य क्षेत्र, भौतिक विज्ञान के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, चलिए मैं यहां लिख देता हूं। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनके मन में इनकी संख्या और इनके नाम में संशय नहीं होगा। पहला क्या था, याद है, यांत्रिकी। दूसरा था द्रव स्थैतिकी व द्रव गतिकी। तीसरा ऊष्मागतिकी। चौथा तरंगिकी। ठीक है,
ये सब किस क्लास में पढ़ने हैं आपको? ये 4 आपको मिलेंगे 11th में। 5वां विद्युतिकी, 6वां प्रकाशिकी, 7वां परमाणु भौतिकी और 8वां नाभिकीय भौतिकी। विभिन्न किताबों में भिन्न भिन्न क्षेत्र मिल सकते हैं, लेकिन मैंने जो यह डिवीजन किया हुआ है यह कक्षा 12 और 11 के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर किया है। मैं कक्षा 11 की फिजिक्स को 4 हिस्सों में और 12 की भी फिजिक्स को 4 हिस्सों में बांटता हूं। उन 4 हिस्सों में 11 में यांत्रिकी, द्रव स्थितिकी व द्रवगतिकी, ऊष्मागतिकी, तरंगिकी ये आते हैं। 5वां विद्युतिकी, 6वां प्रकाशिकी, 7वां परमाणु भौतिकी और 8वां नाभिकीय भौतिकी है। अब मैं आपको एक बात कहूंगा, आप देख रहे हैं यह फिजिक्स चल रहा है ना, अगर मैं पहले से लिखकर न रखूं तो हमको इतना लिखने में ही काफी समय लग जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कोर्स की रफ्तार धीमी रहेगी, ठीक है? तो ऑनलाइन पढ़ते समय, वीडियो देखकर पढ़ते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों को अपनाने से हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, इसके लिए इसके बाद एक वीडियो आज या कल तक में आ जाएगा। आप उसे देखें। वीडियो देखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन वस्तुओं को पास में रखना चाहिए और हमारा कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर उसमें चर्चा है। और जब वह वीडियो आप देख लेंगे तो उस वीडियो से आए हुए निष्कर्ष को जब आप पालन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और सभी चीज़ों को लिखते हुए अपनी नोट्स को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इन सब पर उसमें चर्चा होगी, है ना? क्योंकि अभी मैं यांत्रिकी, द्रव स्थितिकी व द्रवगतिकी, ऊष्मागतिकी, तरंगिकी, विद्युतिकी, प्रकाशिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी के बारे में लिखूं तो काफी समय लग जाएगा, है ना? तो उससे बचने का तरीका है किन उपायों से हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, उन उपायों के साथ उस वीडियो में चर्चा होगी जिसका शीर्षक होगा ऑनलाइन भौतिकी कैसे पढ़ें। उसको देखिएगा, जितना पढ़ाया गया है उसको नोट्स में व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। किताब से पढ़िएगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा बात दुरुस्त हो जाएगी। आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।